आपके साथ नीरू पांचाल। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता रमेश खुराना हमारे साथ मौजूद है और आइए जानते हैं उनसे लोकसभा चुनाव के लिए उनकी क्या-क्या तैयारियां हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? लोकसभा चुनाव के लिए जो मोदी सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो जनता के साथ झूठे वादे किए, हमारे लिए सबसे पहली बात तो यही होगी कि वो सभी वादे जो मोदी सरकार ने सरकार बनने से पहले मोदी के जितने भी सांसद हैं उन्होंने किए और जो झूठे वादे करके वो सत्ता में आए उनको उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता के साथ छलावा किया, उसका विरोध हमारे लिए सबसे पहली बात है। दूसरा, हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, सच्चाई के नाम पर वोट मांगेंगे। जनता की जो भावनाएं हैं उनको मद्देनजर रख के जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा पूर्ण रूप से सहयोग भी देगी और जिस तरह से ये जुमलेबाजों की सरकार 2014 में जनता की गलतफहमी की वजह से बनी थी उसको हटाने में हमें पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा और देश को इस झूठी सरकार से छुटकारा भी मिलेगा। मोदी सरकार आने से पहले आपकी सरकार थी, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने आपके टाइम पर आपने जो वादे किए थे जनता से वो आपने पूरे किए? हाँ, हमने जो वादे किए थे वो वादे हमने पूर्ण रूप से पूरे करने का प्रयास किया। हमने विकास के मुद्दे पर 2009 का चुनाव लड़ा, 2004 का चुनाव लड़ा और विकास करने में हमने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार के समय में हर प्रदेश को के मुख्यमंत्री को और हर सांसद को अपनी बात रखने का पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद दो ही व्यक्तियों को मुख्य रूप से अपनी बात सुनाने का ही मौका मिलता है। उसमें एक तो अमित शाह, दूसरे नरेंद्र मोदी। वो लोगों को अपनी बात बताते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो कभी नहीं सुनते और वो वही फैसले करते हैं जो वो चाहते हैं, जो उनके हित में हो। ना तो उन्होंने किसी सांसद को महत्व दिया। जितने भी सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के, आप खुद देख सकते हैं, जितने भी सांसद बने हैं उन सांसदों ने कभी भी कोई आवाज अगर सरकार को जनहित में उठाने का प्रयास किया, उसमें आप शत्रुघ्न सिन्हा जी को ले लीजिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी की योजनाओं का विरोध किया, आज उनकी दशा देख लीजिए। उन्होंने अपने ही वरिष्ठ साथियों का, आडवाणी जी का नाम देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, उन सबको जो विरोध किया उन सबको भाजपा ने पार्टी से दरकिनार किया और भाजपा ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता ये कह सके कि उनकी भावनाओं के अनुकूल ये काम हुआ है। योजनाओं की बात करते हैं तो सर, अभी राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का शुरुआत करने की बात कही है, जिसमें 25 करोड़ लोगों को, किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। इस योजना के बारे में बताइए सर। बिल्कुल ठीक कहा राहुल जी ने। राहुल जी उस पीड़ा को समझते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करता है और राहुल जी ने इस देश की स्टडी की है। स्टडी के आधार पर ही उन्होंने ये कहा है कि गरीब आदमी को, किसान को, बेरोजगार को एक न्यूनतम आय का ऐसा जरिया जरूर होना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। और कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी, हमने जो वादे किए, किसान कर्ज माफी का हमने सबसे पहले कर्ज माफी की। दूसरा जो मुद्दा है, हमने आज जो न्यूनतम आय का वो किया है, इसके रोजगार के साथ जोड़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि कोई बेरोजगारी ना रहे। ये बेरोजगारी भत्ता और किसानों की फसल को उचित मुआवजा देने की बात जहां तक आती है, हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, ये योजना इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों रखी गई? पहले भी तो आपकी सरकार थी, पहले इस योजना की घोषणा क्यों नहीं की गई? पहले हमारी सरकार थी, पहले जो हमने कभी, आप हमारे सरकार के टाइम पे देख लीजिए, फसल का ऐसा बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ हमारी सरकार के समय में। आप धान का, कपास का, सरसों का उस समय का रेट देख लीजिए। किसान इतना खुशहाल था कि किसान सारा कुछ खर्चे निकालने के बाद भी 2 रुपए उसकी जेब में जाता था। आज जो बीजेपी सरकार बनी, फसल के दाम
जो हिसाब से मिल रहे हैं, मार्केट के अंदर सरप्लस सिस्टम में फसल है, किसान मंडी में बेचने के लिए जाता है तो किसान की फसल नहीं उठती, और बाहर बेचने की कोशिश में रहता है तो उसके ऊपर तरह तरह की ऐसी ड्यूटियां लगा दी जाते हैं कि किसान बाहर नहीं निकल पाता। तो ये सभी सिस्टम ऐसे हुए कि फसल की कीमत कम हुई, किसान की लागत पूरी नहीं होती, इसलिए हमारे को इस स्टेप को उठाने की सोच विचार करना पड़ा। इस योजना से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? इस योजना से अर्थव्यवस्था फलीभूत होगी। हम बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे, और जब तक रोजगार के नए साधन हम नहीं जुटा पाएंगे तब तक हम ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे कि कम से कम जो युवा बेरोजगार हैं, किसानों को उसकी फसल का जो मिनिमम दाम है, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फसल को बेचने का काम करेंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये सारी योजनाएं हम लाएंगे और उस योजनाओं के तहत अर्थव्यवस्था में जो होगा ग्रोथ का पूरे आसार नजर आ रहे हैं, हमारे को भविष्य उज्ज्वल नजर आ रहे हैं। सर, अर्थव्यवस्था पर जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा ही। जब आप सालाना 12,000 रुपए किसानों को दोगे तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा ही। इसके लिए आप बजट कहां से लेकर आएंगे? मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि हम इसको रोजगार के साथ जोड़ेंगे। आप देखिए, मनरेगा लाए तो कांग्रेस सरकार लाई, कांग्रेस सरकार मनरेगा लाई, रोजगार के साधन जुटे, गांवों में, पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, सब में काम हुए। जो काम हुए तो लोगों को रोजगार के साधन मिले, रोजगार के साधन मिले, आय बढ़ी, आय बढ़ने के साथ सारे अर्थव्यवस्था फलीभूत होती है, कोई कम नहीं होती। सर, हमने देखा है अक्सर कांग्रेस सरकार जनता के मुद्दों को उन पर कम बात करती है, लेकिन बीजेपी सरकार पर तंज कसना और उनके बारे में बोलना कभी नहीं भूलती। कोई भी सरकार जब जनता की बात को उठाती है तो जनता उसको तवज्जो देती है, और कांग्रेस ने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, और सच्चाई की लड़ाई लड़ते वक्त हमने उन सभी मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए हो और जनता के हित में हो, जनता के लिए कल्याणकारी हो। उन मुद्दों को हम हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा सच्चाई की और सच्चे मुद्दों पर बात करती है, तो एयर स्ट्राइक जब हुई थी तब कांग्रेस ने सबूत क्यों मांगे थे? क्या आपको लगता है कि वो जो एयर स्ट्राइक की गई है वो झूठ था? जो एयर स्ट्राइक की गई थी उस सिस्टम में सबूत मांगना, तो देखो कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, देश की जनता की मांग थी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वास्तव में एयर स्ट्राइक हुई है, वास्तव में इसके सबूत मिलने चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी मांगे थे, देश की जनता की मांग थी, तो हमने इस चीज को मांग, क्योंकि वास्तव में तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ये कांग्रेस के समय में भी होती रही है, लेकिन जिस हिसाब से इस पॉलिसी को, आडंबरकारी नीति को हाईलाइट किया जा रहा था, उसको देखकर ये लग रहा था कि कहीं इसके अंदर सच्चाई कम झूठ ज्यादा है। तो इस तरह की बात को देखते हुए हमने ये सबूत मांगे। सबसे पहले सब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए थे कि सबूत चाहिए हमें, जनता ने शायद इस पर इतनी बात नहीं करी थी। कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, जनता विपक्षी पार्टी कोई भी है उसको जनता के बीच में रहने का मौका मिलता है। जब जनता कोई बात उठाती है तो विपक्षी पार्टी उस बात को मीडिया के जरिए उठाती है, और मीडिया के जरिए जो बात आती है तो कांग्रेस, आम आदमी के पास मीडिया के कितने लोग पहुंचते हैं, बहुत। जो भी विपक्षी पार्टी होती है उनको सबसे पहले उनके पास जब चैनल जाता है, कोई भी मीडिया का व्यक्ति जाता है तो अपनी बात रखेगा तो बात ये आ जाएगी कि कांग्रेस ने उठाई। वास्तव में तो देश की जनता, कांग्रेस क्या है, देश की जनता है, हम सब देश की जनता ही तो है। जो देश की जनता की मांग होगी वो उठाई जाएगी। सर, आपने कहा कि कांग्रेस विपक्ष पार्टी है, तो क्या विपक्ष पार्टी के होने का मतलब ये हो गया कि सेना के शौर्य पर सवाल उठा दे? हमने सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया। तो सबूत मांगने से सेना के शौर्य पर सवाल? आप सुनिए बात, सेना हमारी विश्व में, हमारी सेना का जो स्थान है सर्वोपरि है, और हमने जो सेना को तवज्जो स्टार्टिंग से 1947 से भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हमारी सेना का लोहा पूरा विश्व मानता है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाना एक किस्म से खुद के ऊपर सवाल उठाने जैसी बात हो जाती है, लेकिन
जो आडंबरकारी तरीके से जो प्रचार भाजपा सरकार कर रही थी, हमने उस मुद्दे को लेकर उठाया। हमने उस बात को लेकर कहा कि जो अगर आप इस बात को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, या तो इस पॉइंट को, ठीक है हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करेगा, हमारा काम है उसको डिफेंड करना, और डिफेंड करने के लिए हमने बहुत बड़ी एयर फोर्स, मिलिट्री फोर्स, सारा सिस्टम हमारे पास है, हर देश के पास है। लेकिन भारतीय सेना का रिकॉर्ड लोहा पूरा विश्व मानता है, इसलिए हम उस मुद्दे को ये नहीं कहेंगे कि हम सेना पे शक कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की पॉलिसी पे शक जरूर करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार में जुमलेबाजी ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, वास्तविकता कम है। सर, जुमलेबाजी की बात आती है तो आप ये लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आपने इससे कुछ टाइम पहले ही ये योजना की घोषणा करी है, तो क्या ये भी जुमलेबाजी तो नहीं है? नहीं, जुमलेबाजी हमने घोषणा की है। हमने पहले कहा कि हम इसको रोजगार के साथ जोड़ेंगे, युवाओं को बेरोजगारी से दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। जब रोजगार देंगे तो जुमलेबाजी कहां रह जाएगी। पहले भी मनरेगा जैसी योजनाएं लाए हैं, हमने रोजगार के साधन बढ़ाए हैं, विकास के नाम पर हमने विकास के नाम पे हमने वोट भी लिए हैं, विकास भी किए हैं। आप हरियाणा को देख लीजिए, हमारे जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ इस सिस्टम को देख लीजिए। यहाँ जब कांग्रेस की सरकार 2005 में बनी, उसके बाद से आज तक जो विकास कार्य हुए हैं उनको देख लीजिए, और अब क्या काम हो रहा है उसको देख लीजिए। तो कांग्रेस विकास करते हैं, जब विकास करती है तो रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो लोग खुशहाल होते हैं, बेरोजगारी भत्ते जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है। किसानों को जब पूर्ण उसकी कृषि का कीमत मिलती है, उसकी उपज की कीमत मिलती है, तो ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो ये बात अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट और डेवलप होती है। सर, आपने युवाओं की बात करी, तो हर पार्टी युवाओं को इस बार मौका दे रही है, ज्यादातर युवाओं को मौका दे रही है, तो क्या आपकी पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को मौका देने वाली है? बिल्कुल, हम युवाओं के साथ साथ अनुभव वाले व्यक्तियों को भी मौका देंगे और युवाओं को भी मौका देंगे। और अभी इस टाइम पे रोहतक की जो सीट है उसको हॉट सीट माना जा रहा है, तो आपका क्या कहना है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव कौन लड़ने वाला है? रोहतक की क्या पूरी सीट हम तो हॉट सीट मानते हैं और उसी तरह से संघर्ष करते हैं जिस हिसाब से चुनाव में संघर्ष किया जाता है। अब रही बात रोहतक की सीट से कौन लड़ने वाला है, ये निर्णय तो हाईकमान ने लेना है, लेकिन एक लिस्ट, एक पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है उसने अपनी एक लिस्ट हाईकमान को सौंप दिया, जो लड़ेगा पार्टी के सभी सदस्य उसके साथ। शुक्रिया। ये है हमारे साथ मौजूद यहाँ पे लाइव 24/7 न्यूज में कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रमेश खुराना हमारे साथ मौजूद थे, और जिन्होंने लोकसभा चुनाव से रिलेटेड हमसे बातचीत की। शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।